आमतौर पर जब 4 या 5 पुलिस वाले कहीं पे खड़े होते हैं तो उस रास्ते से जाने में भी कई बार लोग सोचते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग पुलिस को देखकर सेफ फील करने के बजाय पता नहीं क्यों उनसे डरते हैं। एक आम आदमी के पास जितना अधिकार होता है शायद उतना अधिकार किसी के पास नहीं होता है। जब उस व्यक्ति को उसका अधिकार ही नहीं पता होता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका अधिकार नहीं पता है, वह जिस देश में रह रहा है उस देश का कानून ही नहीं पता है, तो वह किसी भी विषय में ब्रिलियंट ही क्यों ना हो, उसकी पढ़ाई शून्य के बराबर है। इसलिए हमारा जो भी कानून है उस कानून को अच्छे तरीके से जानना बहुत आवश्यक है। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि बाय द वे किसी वजह से पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, पुलिस कब आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, कब उसको वारंट की ज़रूरत पड़ती है, महिलाओं की जब गिरफ्तारी होती है तो महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, इन सभी के बारे में आसान भाषा में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस क्लास के लिए यह बात जानना अत्यंत आवश्यक है। देखते हैं यह क्या बात है। लेटेस्ट न्यूज़ यह है कि जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो 1816 जो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। ठीक, यह अभी कमेटी तक भेजी गई है। कमेटी अभी अपना राय देगी कि इसको अब लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। ठीक, वैसे ही जो सीआरपीसी है जो 1973 से बना था वह उसको बदलकर भारतीय नागरिक संहिता 2023 किया जाएगा। ठीक, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है जो 1872 है इसको बदलकर भारतीय साक्ष्य बिल 2023 में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक, मतलब कि जितने भी जो आईपीसी और सीआरपीसी के जो धाराएं हैं उनमें कुछ कुछ संशोधन किया जाएगा। उनके संशोधन के फलस्वरूप कुछ नए धाराओं को जोड़ा जाएगा। आईपीसी और सीआरपीसी के धारा या सेक्शन के बारे में पता है ना, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, विजिट करके देख सकते हैं। खैर, इसको ब्रीफ में बता देते हैं कि सेक्शन या धारा होता क्या है। जैसे कि जब आप किताब कोई पढ़ते हैं तो किताब के एक एक चैप्टर में एक एक पॉइंट बनाकर लिखी जाती है। ठीक, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसे ही करके बुक में कई बुकों में ऐसे लिखी जाती है। वैसे ही जो आईपीसी और सीआरपीसी की जो बुक है उसमें एक एक पॉइंट करके सब लिखे गए हैं, परिभाषा दिए गए हैं। जैसे कि आईपीसी के जो पॉइंट हैं उसमें 500, जो आईपीसी की बुक है उसमें 511 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक, अब इन एक एक पॉइंट्स को ही हम धारा कहते हैं, धारा या सेक्शन या उर्दू में इसे दफा कहते हैं। बात समझ में आई। मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक यह था कि पुलिस के प्रति आपका अधिकार क्या क्या है। ठीक, देखिए हर चीज़ तो परिवर्तन हो जाएगा, धाराएं परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन आपके मानव अधिकार परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक, तो आगे हम इसको डिटेल में देखिए। सीआरपीसी अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 50(1) के अनुसार यह लिखा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, किसी को भी जब गिरफ्तार किया जाता है तो यदि वह व्यक्ति गिरफ्तारी का कारण पूछता है तो उसको उसका कारण बताना अत्यंत आवश्यक है। यदि वह पुलिस जो भी गिरफ्तार कर रही है यदि वह कारण नहीं बताती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई किया जा सकता है। तो सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार क्या बताया गया है कि गिरफ्तारी के कारण जानने का आपको पूरा अधिकार है। ठीक, अब देखिए जब गिरफ्तारी होती है तब गिरफ्तारी के समय भी 2 प्रकार के अपराध होते हैं। एक होता है संज्ञेय अपराध और एक होता है असंज्ञेय अपराध। जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है मतलब वह संगीन अपराध किया है। जैसे कि कोई गंभीर मामला हो, जैसे कि किसी को मार के भाग गया है, किसी के घर में डाका डाल दिया है, ऐसा कुछ मामला जो है वह किस में आता है, संगीन अपराध में आता है। तो जब कुछ जानलेवा हमला कर लिया हो या कुछ ऐसा प्रकार का वारदात जो समाज में अप्रकृति है तो उसको संगीन अपराध के तौर पर रखा गया है। संगीन अपराध क्या होती है, वह अपराध जिसमें बहुत ज़्यादा ही हिंसा हो उसको क्या कहते हैं, संगीन अपराध। उसमें आपको पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। अब असंगीन अपराध जैसे कि यदि किसी ने नॉर्मल जाकर आपके ऊपर एफआईआर कर दिया, आपने कुछ किसी का नहीं कुछ मारा पीटा है, नहीं कुछ गंभीर मामला है, यदि उस समय आपके पास पुलिस आ रही है तो आपको संगीन अपराध के तौर पर नहीं असंगीन अपराध के तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और उस समय आपको वारंट दिखाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी।
आप उस समय वारंट की मांग कर सकते हैं। पुलिस आपको बेकायदा रूप से वारंट दिखाएगी। देखिए, इसका भी अपवाद होता है एक, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती है, तब उस समय किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बिना वारंट के गिरफ्तार, या संज्ञेय माध्यम हो, संज्ञेय मामला हो या असंज्ञेय मामला हो, अगर राष्ट्रपति शासन लागू है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, तब आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो एक अपने अरेस्ट का मेमो तैयार करती है, विवरण तैयार करती है कि किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, कौन सा समय है, जो गिरफ्तार करेगा उसका नाम, उसका हस्ताक्षर, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसका भी हस्ताक्षर अरेस्ट मेमो में लिया जाता है। यदि अरेस्ट मेमो के विवरण को यदि आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो उस पुलिस से कह सकते हैं कि हमें अपना अरेस्ट मेमो का अच्छे रूप से विवरण हमको समझाइए, तो वह पुलिस वाला आपको अच्छे से समझाएगा। बात क्लियर है। तो सीआरपीसी की धारा 41B के अनुसार यह बताया गया है कि आपको अरेस्ट मेमो का विवरण देखने का पूरा अधिकार है। रेड मूवी आप लोगों ने देखी है अजय देवगन की, उसमें कहता है कि अंडर सेक्शन 41B ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 आई हैव अ राइट टू सी माई अरेस्ट मेमो। लेकिन वह कहता है, सीधा सीधा जो पुलिस वाला होता है वह साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उस समय आपातकाल की स्थिति होती है, और आपातकाल की स्थिति में आपको बिना वारंट के भी और बिना आपको बताए आपको नज़रबंद किया जा सकता है, या पुलिस आपको कहीं भी ले जा सकती है। ठीक, बस मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है। अब देखिए, सीआरपीसी की धारा 57 के अनुसार यह बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो अब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर ही 24 घंटे के बाद उसको रखा जा सकता है। बाकी इतना अधिकार पूर्णतः है कि यदि किसी भी कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है, वह अगर 24 घंटे से अंदर पुलिस के अंदर पुलिस रिमांड पर रहता है तो वह पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। यह किस धारा में लिखा गया है? सीआरपीसी की धारा 57 के अनुसार। बात क्लियर हो गई। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसे अपना वकील चुनने का पूरा अधिकार होता है। सीआरपीसी की धारा 41D के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति, जब उसे गिरफ्तार किया गया है, जब पुलिस की जांच हो रही है, तब वह अपने वकील से कभी भी किसी समय भी मिल सकता है। ठीक है, यह किस में लिखा गया है? 41D के अनुसार कि पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिलने का उसे अधिकार होता है। ठीक, और वकील के चुनाव करने का भी उसे पूरा अधिकार होता है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं, जब महिलाओं को जब गिरफ्तार किया जाता है तब महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए, अंडर सेक्शन 46D ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यह बात कहता है कि किसी भी महिला को रात्रि में गिरफ्तार कभी भी नहीं किया जा सकता है। कोई भी महिला हो उसे रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसको गिरफ्तार केवल सिर्फ महिला ही करेगी, महिला पुलिसकर्मी ही करेगी। कोई भी पुरुष पुलिसकर्मी उस महिला को हाथ तक नहीं लगाएगा। ठीक, अब देखिए इसके भी कुछ अपवाद हैं। जब संगीन मामला, कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कि जब गंभीर मामला हो, तब उस समय महिला को रात्रि में भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जब रात्रि में महिला को गिरफ्तार किया जाएगा उस समय महिला पुलिसकर्मी का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि सीआरपीसी की धारा 46D क्या कहती है कि किसी भी महिला को रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करेगी। पुलिसकर्मी उनको हाथ तक नहीं लगाएगा। ठीक, यदि कोई भी पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को जबरदस्ती हाथ पकड़ के या कुछ ऐसा वारदात करने की कोशिश कर रहा है तो उस पुलिस के खिलाफ भी कार्यवाही किया जा सकता है। ठीक है, हमने तो यह कई बार बताया कि यदि पुलिस अपनी मनमानी करे तो उनके खिलाफ भी आप कार्यवाही कर सकते हैं। पुलिस के खिलाफ भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उसका शिकायत कहाँ दर्ज कराएंगे? थाने में औसमार मारेंगे कि दोबारा से आप किसी शिकायत करना तो दूर की बात, शिकायत करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसलिए पुलिस के खिलाफ थाना में शिकायत कराना तो यह तो मूर्खता की ही बात होगी। खैर, तो पुलिस की शिकायत करे तो करे कहाँ? आप SHO या SO के यहाँ शिकायत कर सकते हैं। यदि वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ रहा है
तो आप एसपी के यहाँ एक लिखित कंप्लेन ले जाकर फाइल कर सकते हैं। अब वहाँ से भी अगर कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है तो आप पीसीए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी या सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यहाँ पे जाकर आदि आप शिकायत करते हैं तो आपकी 100% है कि आपकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि यह दोनों आयोग इसीलिए बने ही हैं कि इन जो क्या कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पुलिस रिश्वत ले रही है या कुछ ऐसा वारदात जो जनप्रतिनिधि को बहुत ही हानि पहुंचा रहा हो, जैसे कि रिश्वत कोई ले रहा है, कोई भ्रष्टाचारी से पैसा को ले रहा है, इसीलिए यह दोनों ही आयोग बनाए गए हैं। क्या? पीसीए और सीवीसी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यहाँ पे यदि आप किसी भी पुलिस या कोई भी सरकारी कर्मचारी, सीवीसी में यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कर देते हैं तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है। यदि यहाँ पर से भी यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो लास्ट ऑप्शन एंड फुली एंड फाइनल ऑप्शन यही बचता है कि आप आर्टिकल 32 के प्रयोग करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देख सकते हैं। मतलब आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आपकी बात 100% सुनी जाएगी। वहाँ पर आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, इसको किसी एक वीडियो में अच्छे से हम बता देंगे। तो आर्टिकल 32 का आप प्रयोग करके कहाँ पहुँच जाएंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात 100% सुनी जाएगी। ठीक, अब वहाँ पे जो भी अब आप अभी तो क्या कहते हैं नए नए वीडियो वायरल हो रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में क्या कहते हैं जो सरकारी कर्मचारी जैसे पुलिस वाले, डीजीपी, आईएएस, पीसीएस चाहे जो भी हो, यदि सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो उसकी हक्की बक्की बंद हो जाती है, सीधी सी बात है। और जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो वह अच्छे से उनको कारण बताना पड़ता है कि आपने ऐसा क्यों किया। उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जांच करवा सकती है, और जांच पड़ताल में अच्छे से पता जब चल जाएगा तो जो भी अधिकारी होगा या जो भी पुलिस वाला होगा या आपको परेशान जो किया होगा उसके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई होगी। इसलिए न्यायालय मतलब न्यायपालिका ही एक ऐसा जो अंग है जो मानव जनप्रतिनिधि को इतने अच्छे सुचारू रूप से चलने के लिए एक सही मायने में गतिशील कर रहा है। ठीक है, इसलिए कानून व्यवस्था को जानना बहुत ही आवश्यक है, इतना समझ जाइए। यदि कानून व्यवस्था को यदि आप नहीं जानते हैं तो आपका जीना न जीने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस समय तत्काल ऐसी स्थितियां चल रही हैं। यदि आप राजनीतिक ढंग से या किसी भी ढंग से कहीं पे भी आपको यदि आप अच्छे हैं तो भी आपको फंसाया जा सकता है, यदि आप बुरे हैं तो फंसेंगे ही ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो यदि आप अच्छे हैं तो भी फंस सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा सतर्क रखिए कि हम जो भी जाने उसका अच्छे से उपयोग कर सकें, हम अपने अधिकार को जान सकें और लोगों से और जो कर्मचारियों से जो अपना विचार प्रकट करना है उसको हम अच्छे से बता सकें और अपनी भाषाओं को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से कर सकें। अधिकांश लोगों को हम देखे हैं कि वह न्यायपालिका को बहुत गाली भी देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इतने केस पेंडिंग में है, हाई कोर्ट में इतने केस पेंडिंग में है, हमारे जिला न्यायालय में इतने केस पेंडिंग में है। अरे भाई, इतना बताइए कि यदि आपने कुछ गलती नहीं किया है और आपको उस गलती का सज़ा सुना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बात समझ में आ रही है? तो कोई भी हमारा न्यायपालिका सीधा सीधा स्पष्टीकरण यह करता है कि 1000 दोषियों को भले ही माफ़ कर दिया जाए लेकिन किसी एक निर्दोष को कोई भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए इतना प्रोसेस करने में कि भाई वास्तविक दोषी कौन है इसको ढूंढने के लिए मेहनत लगती है कि नहीं लगती है। अब मान लीजिए कि आप ही को कोई अच्छे तरीक़े से फंसा दिया, आपको अच्छे तरीके से कोई आपका दुश्मन या आप अच्छे भी हैं तो भी आपको कोई ना कोई आके फंसा दिया, तो आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। फिर उसके बाद से यह तो भाई मनी इज एनीथिंग, है तो हम जानते हैं सब कुछ, जहाँ पैसा रहेगा वहाँ पे सब कुछ हो जाता है। तो आपके पैसे के तौर पे आपको भी फंसाया जा सकता है, तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद से अंतिम निर्णय क्या होगा, उसके बाद से अंतिम चारा क्या रह जाएगा आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और अपनी बात को हम रख पाएँ कि हमारे साथ यह हुआ है, हमको अच्छे से न्याय चाहिए। आपसे अंतिम गुजारिश अब यही रहेगी कि आप अपने कानून व्यवस्था को अच्छे से समझिए। यदि आप कानून व्यवस्था को नहीं जानते हैं, आप लाख गुने अच्छे रहें, आपको किसी न किसी तरीके से फंसाया जा सकता है, क्योंकि यह दुनिया में, इस दुनिया में इतने
नफरत फैलाने वाले लोग हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से फंसा सकते हैं। इसलिए आप अच्छे भी हैं तो अपने कानून व्यवस्था को जानते रहिए, क्योंकि अच्छे लोगों को ही बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बात समझ में आ रही है? आई होप आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।